गोविंद हरे गोपाल हरे। आपके सामने मुझे पंचगव्य आयुर्वेद का विषय रखना है। बहुत से ऐसे चेहरे जाने माने हैं, बहुत से एक्सपर्ट भी यहाँ हैं। और मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी, मैं जितना जानता हूँ वो आयुर्वेद के बारे में जानता हूँ, पंचगव्य के बारे में भारतीय दृष्टिकोण से मैं कोई बाकी विषय का ज्ञाता नहीं हूँ। तो जो बात करूँगा वो आयुर्वेदीय पंचगव्य या पंचगव्य यानी कि आयुर्वेद, उसकी बताऊँगा। पिछले 10 साल में गाय के साथ, गव्य के साथ, पंचगव्य के साथ जुड़ते जुड़ते जो कुछ सीखा है, समझा है, वो आपके सामने रखेंगे। 4-5 बातें मैं पहले बता दूं। शायद हम लोग कार्यकर्ता है, कोई कोई क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गाय हमारा कंसर्न है। पंचगव्य के बारे में हम जानते हैं या जानना चाहते हैं। तो 2-4 बातें जो अक्सर समझनी चाहिए कि कभी दूध को, गाय को, दूध को पश्चिम के नज़रिए से देखने से हम उसमें से मंथन नहीं कर पाएंगे, मक्खन नहीं निकलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। या कंपैरेटिव स्टडी, रिसर्च करना है तो जरूर करेंगे, लेकिन एज ए कार्यकर्ता आप डेयरी से, आप दूध से, आप जो दिखने वाली गाय जैसी दिखने वाले प्राणी से आप भारतीय तत्वज्ञान नहीं ले सकते। क्योंकि दूध के बारे में जैसी चर्चा होगी तो हम कहते हैं गाय के दूध में विटामिन ए, बी, वी वगैरह वगैरह ऐसा बोलने लगेंगे। कभी आप नहीं बोलते कि अत्र गव्यम जीवनीयम मेद्यम रसायनम शतक्षीणहितम बल्यम स्तन्यकरम परम। वो नहीं मालूम है हमको। तो आपकी लड़ाई पहले ही आप हार जाते हो। होमोजेनाइज डोज जब बन गया तो कितना भी विटामिन उसमें डाल सकते हैं। तो आपका दूध में विटामिन का अगर लगाया, प्रोटीन का लगाया, फैट का लगाया, वो क्राइटेरिया लगाया, तो आप पहले ही हार चुके हो। एक लंगड़ा आदमी और एक 2 पांव वाला आदमी दौड़ लगाएगा तो फिर कैसे जीतेगा। तो ऐसे कार्यकर्ता आपके सामने मैं कुछ बताने से पहले ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दूध के बारे में, घी के बारे में, छाछ के बारे में वेस्टर्न पैरामीटर्स आप लगाओगे तो आप हार जाओगे। ये कभी गौ विज्ञान का, गाय का, भारत का काम नहीं कर पाओगे। नंबर 1, ये मेरा सुझाव है, मेरा एक्सपीरियंस है। 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा लगे बुरा लगे आपका हिसाब। गाय का दूध कितना है, अब गाय की थोड़ी बात करूं तो गाय का दूध जर्सी में इतना है, भैंस में इतना है, वो अगर चर्चा करोगे तो भी अपनी गाय हार जाएगी। क्योंकि वो पैरामीटर ही गलत है। दूध का क्वांटम, दूध का जत्था या दूध की क्वांटिटी, उसके ऊपर चर्चा करनी है तो बहुत से प्राणी है जिसको दूध ज़्यादा आता है। फैट की चर्चा करनी है तो याक है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, जिसका फैट 23 है। तो फिर बड़ा फैट वाला तो वो प्राणी है। तो उसी तरह से छाछ, इवन दही, अगर अमेरिका में जाओगे तो आपको दही नहीं मिलेगा, आपको योगर्ट मिलेगा, कर्ड मिलेगा। कर्ड और योगर्ट दही नहीं है। और फिर आप दही की चर्चा करोगे। तक्रम शक्र से भी दुर्लभम, तक्र यानी छाछ, वो इंद्र को भी नहीं है। इंद्र कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। तो मैं कभी कहता हूँ मुझे अमेरिका नहीं जाना है, स्वर्गवासी नहीं होना है, क्योंकि अमेरिका में छाछ नहीं मिलती। अब वो बटर मिल्क की चर्चा करेंगे, हम क्लैरिफाइड बटर की चर्चा करेंगे घी के साथ। तो मेरा एक सबमिशन है, आपको अच्छा लगे तो, कि जब आप गाय की चर्चा करो, दूध की चर्चा करो, गव्य की चर्चा करो, तब आपको भारतीय तत्वज्ञान की ही हिसाब से ही चर्चा करनी पड़ेगी, आयुर्वेद की ही चर्चा करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप लड़ाई में हार जाओगे, अगर लड़ाई है तो। क्योंकि दिखता तो बैटलफील्ड है, हम लोग उस बैटलफील्ड में है आज। क्योंकि भारत हर विषय में बैटल में है। जीना कैसे, खाना कैसे, योजना कैसे बनानी, हर विषय में हम अमेरिका के आधारित है। हमारे रोड कैसे बनेंगे,
हम अमेरिका के एशियन बैंक हमारे देश के इंजीनियर बनाते हैं रोड की डिज़ाइन, उससे पहले एशियन बैंक बना लेती है, उससे पहले वर्ल्ड बैंक बना लेती है, फिर उसको हमको प्लान देती है और हम फिर हमारा रोड बनाते हैं। हम कहते हैं 6 ट्रैक हो गया, 8 ट्रैक हो गया, हम तो ये राजमार्ग बना लिए, लोन लेते हैं। मतलब हमारी योजना हम नहीं बनाते। मैं बाकी राजनीति और बाकी व्यवस्थाओं की चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन FSSAI या FDA हमारा दूध का क्राइटेरियन बना नहीं सकता, नंबर 1। तो आपकी लैब है वो उस काम में नहीं आएगी, या तो लैब का उपयोग करना आता है। हमारे यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री लैब है, हमारे यहाँ TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम कर सकते हैं, लेकिन वो अगर मेरे दूध को मेद्य बताने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है तो मैं करूँगा। हम आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता, लेट ऑल द नोबेल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। हम वो टेक्नोलॉजी से विरोधी नहीं है, लेकिन बात करते करते हम उस दूध उस किस तरह से पैक करके देता है दूध, वो कैसे पहुंचाता है, फिर टेट्रा पैकिंग, तो वो लड़ाई में हम हार जाएंगे। भारत की वो व्यवस्था नहीं है, भारत उसमें आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है, दूध को कितना रखना। आज हम गुप्ता जी आए हैं इंदौर से, चर्चा कर रहे थे, वो कहते हम दूध देते हैं तो अच्छा है, A2 मिल्क देते हैं। भारत का दूध, हर दूध A2 है। जब तक 40-50 साल पहले तो सब A2 था, फिर A1 आ गया और किसी ने जहर मिला दिया, किसी ने वो कर लिया, तो थोड़ा हमारा खराब हो जाता है। लेकिन उस चर्चा में हम कितना जाएंगे, कैसे जाना। दूध हमको, हमारी डेयरी बोलती है कि 1 महीना तक खराब नहीं होगा, अब 3 महीना तक खराब नहीं होगा, और हम कहते हैं फलाना द टेस्ट ऑफ इंडिया, हम नंबर 1 है डेयरी में, सबसे बड़ी डेयरी है। तो वो लेवल के लिए, वो किताब के लिए, वो अवार्ड के लिए हम लोग काम कर रहे हैं क्या, कि गाय को बचाने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने गाय को मार डाला, जिन्होंने गाय का विषय पूरा कर दिया, जो व्यवस्था से गाय को समझना बिल्कुल बंद हो गया, उसमें उस अवार्ड के लिए हम दौड़ रहे हैं, क्योंकि वहां तो दूध को 3 महीना रखने का टेक्नोलॉजी आ गई है। तो शास्त्र कहता है कि दूध की सेल्फ लाइफ 6 आवर्स है, 6 घंटा है, इसलिए तो शाम को फिर से गाय दूध देती है। हम कहते हैं कि दिन का दूध अच्छा है, दिनांते पिबेद दुग्धम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। 11 किलोमीटर गाय जाती है, 11 किलोमीटर वापस आती है, शास्त्र के अनुसार। मूल व्यवस्था में बोलता हूं, उसमें आप आगे पीछे जो भी व्यवस्था, आज की व्यवस्था वो देखना पड़ेगा, लेकिन 11 किलोमीटर गाय को चलाना है, 11 किलोमीटर वापस लाना है। वो दिन में जाएगी। जैसे फोटोसिंथेसिस, आप सूर्य केतु नाड़ी की बात करते हैं, लेकिन सूर्य केतु का फिर बाकी की बात करते हो, जानते हो, हम जानते हैं क्या। जैसे फोटोसिंथेसिस जान लिया तो दिन में होता है, ऑक्सीजन दिन में प्रोड्यूस होता है, रात को नहीं कर सकती वनस्पति। तो उसी तरह से गाय सूर्य केतु नाड़ी को एक्टिवेट नहीं कर सकती रात को, इसलिए शास्त्रों ने बताया कि सुबह का दूध मत पीजिए। मालूम है हमको, देसी गाय है तो भी सुबह का दूध का शास्त्रों ने वर्जन किया है कि वो कफकारक है, वो गुरु है, वो आपको डिजीज करेगा। तो फिर क्या करना, मिठाई बनाना, दही बनाना, उसमें तो काम, मतलब दिनांते पिबेद दुग्धम। हम गुजराती हैं, गुजराती में बोलते हैं दूधे वाड़ू जे करे तेगर वैद न जाए। गोपाल भाई बैठे होंगे, पता है। दूध वाड़ू में, वाड़ू यानी शाम का भोजन, शाम का भोजन दूध के कर सकते हैं, क्योंकि दिन में पूरा गाय गई है, 11 किलोमीटर गई है, जानी चाहिए। गई है यानी आपकी स्टॉल वाली गाय या गौशाला, सोकोल्ड गौशाला जो चलता है, उसमें तो ये लागू नहीं होगा। आयुर्वेद का वो चर्चा ही नहीं है। आपकी गौशाला आप चलाओ, उसमें ये गौ विज्ञान साथ मत जोड़ो, उसको विज्ञान के साथ मत जोड़ो, गौशाला को विज्ञान के साथ ही मत जोड़ो। 11 किलोमीटर जाती है, आपके पास व्यवस्था है, गोचर भूमि नहीं है, तो अब सरकार को क्यों गाली दे रहे हो, तो आप क्यों गाय रख रहे हो। सरकार तो नहीं करेगी, वो सरकार को तो डिजाइन ही अलग है। जो सरकार करेगी वो सरकार कृष्ण कन्हैया की सरकार थी, राम की सरकार थी। अभी मेरे जामनगर में 80 साल पहले जाम साहब ने हमारे गौशाला को 1400 एकड़ जमीन दी है, क्योंकि गाय को कितनी जमीन चाहिए वो राजा को मालूम था, चाणक्य को मालूम था, आज के राजा को मालूम होना चाहिए। नहीं होगा तो हम बताएंगे, लेकिन वो गौशाला चलाना वो तो आपद धर्म है, युग धर्म नहीं है। और गौशाला और पंजरापोड़ में अंतर ही मालूम नहीं। तो कुछ बातें तो मैं ऐसी रखना चाहता हूं कि जो बात हमको हिला डोला दे। पांजरापोड़ है वो आपद धर्म है, गौशाला एक व्यवस्था है। गौशाला, वो गांव में गौशाला होती ही नहीं थी। गौशाला क्या है, जैसे धर्मशाला, पाठशाला, चिकित्साशाला, गाय का असेंबली पॉइंट है गौशाला। हर घर में गाय है। गांव की कोई गाय नहीं होती, व्यक्ति की गाय होती, परिवार की गाय होती। गांवों की गाय बाय नहीं होती, किसकी गाय, तो फिर वो गाय गांव के एक हितेश भाई जानी
या सुनील मानसिका के घर की गाय होती है, लेकिन कहाँ से जाएंगे तो असेंबली पॉइंट थी, दैट वाज गौशाला। तो वहाँ इकट्ठा होती थी हर घर की गाय, वहाँ से फिर ग्वाला और ग्वाला का पूरा ग्रुप उसको ले जाता था। किशन भगवान अगर वो उसको मॉडल माने तो कदम के पेड़ के नीचे बंसी बजाता था, ललित विभास भैरवी और आशा भरी राग सुना के गाय को लैक्टेटिंग डक्ट को स्टिमुलेट करता था, दूध उसका बहता था और एरोमा जो होती थी कदम की, और फिर बताता था ये आप जाओ उत्तर में। आज उत्तर में अभी 1 महीना हो गया कोई नहीं गया है, उत्तर में जाने से आपका ग्रेजिंग एरिया बढ़ गया है, कल आप फिर उधर जाओ। तो हर जगह तो घास है नहीं, क्योंकि पूरी गाय की इतनी तोली जाती थी। तो एक पॉइंट होता था गौशाला, जहाँ से असेंबल करना और डिस्पर्स करना, शाम को वापस सीधी वहाँ आ जाती थी और फिर अपने घर में जाती थी। तो गौशाला एक जैसे सिटी बस का या बस अड्डा था, गाय का अड्डा था, उसमें व्यवस्था। हाँ, जब गाय को मतलब अकाल होता था तो उस समय गौशाला में कुछ रखा जाता था, तो चिकित्सालय में कोई नहीं जाता था, वैद्य रहता था। लेकिन कोई बीमार हुआ तो चिकित्सालय में जाता था, यज्ञशाला में जिसको यज्ञ करना है वो जाता था। तो गौशाला जो पिंजरापोड़ है, जिसको बहुत लोग गौशाला बोलते हैं, वो पिंजरापोड़ है, वो आपद धर्म है। अकाल पड़ा, किसान अपने बेटे को नहीं पाल सकता, उस समय जो महाजन लोग, गांव के बड़े लोग, सीनियर लोग, राजा, पैसे वाले लोग, सेवा करने वाले लोग इकट्ठा होकर 1 महीना 2 महीना गाय को रखते थे। बारिश आ जाती फिर किसान ले जाता, वो थी पिंजरापोड़, या जो आज जिसको गौशाला कहते हैं वो था आपद धर्म। युग धर्म गाय घर में। अब 2025 में माने शंकर भाई साहब बोलेंगे, हमारा सबका मिशन है कि 2025 में हर घर में गाय, घर घर में गाय। तो ये गौशाला से गाय जाएगी, घर घर में दूध तो ये डेयरी से जाएगा। तो घर घर में गाय है तो डेयरी का रोल ही का है। हम डेयरी के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? जो डेयरी गाय का सत्यानाश कर रही है, तो डेयरी का कॉन्सेप्ट था वैल्यू एडिशन। दूध बेचा नहीं जाता था भारत में, गाय बेची नहीं जाती थी। और नंद के घर 84,000 गाय, उपनंद, महानंद, वृषभानुवर और नंद बाबा, 1 कोटी गाय का मालिक था, उसको नंद बाबा बोलते थे। नंद बाबा कोई नाम नहीं था, इट वॉज द डेजिग्नेशन। आई एम HOD ऑफ पंचकर्मा। तो मैं HOD कोई मेरा नाम है, HOD इधर आओ तो मैं नहीं आता। HOD मेरा डेजिग्नेशन, प्रिंसिपल था, डॉक्टर कुछ मुझे बताते हैं, कोई वैद्य कहते हैं, लेकिन मेरा नाम तो हितेश है। तो जिसके पास 84,000 काऊ थी वो नंद थे। तो नंद बाबा के पास 1 कोटी गाय थी, और ऐसे नंद 14 और एक नंद राजा जहाँ रहते थे उसको गोकुल कहते थे। तो गोकुल कोई रेलवे स्टेशन का गांव का या नाम नहीं था, गैजेट में प्रकाशित हुआ। और 14 गोकुल जब इकट्ठा होते हैं जिस एरिया में, टेरिटोरियल और एग्रो क्लाइमेटिक एरिया में, उस एरिया को व्रज कहते हैं। उस व्रज में इतनी गायों थी, इस तरह से दक्षिण में भी है, पश्चिम में भी है, सबकी चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ जो मॉडल में आज गोकुल और मथुरा है उसकी चर्चा मैं करूंगा। तो उस हम कहते हैं कि हम व्रज की परिक्रमा करने जाएंगे। व्रज की परिक्रमा किशन 11 साल का था तब करते थे, तो वो तो भगवान नहीं था, एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था, और किशन का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले भी व्रज की परिक्रमा करते थे। तो हम हमारी परंपरा से कुछ सीखे ही नहीं है, या उसका सिग्निफिकेंट नहीं मालूम, या उसका इंटरप्रिटेशन करना नहीं आता। होता ये था कि गाय बेची नहीं जा सकती थी, दूध बेचा नहीं जाता था, क्योंकि कैसे बेचे? किशन भगवान के पिताजी के पास 1 कोटी गाय है, तो मेरे पास 8-10 तो होगी। तो मेरे घर में दूध है, सबके घर में दूध है, और 2025 के बाद सबके घर में दूध पहुंच जाएगा, अगर हम जो काम में लगे हैं ठीक ढंग से समझेंगे तो दूध बेच ही नहीं सकते, लॉजिकल आप दूध बेच नहीं सकते। करोड़ों गाय थी, तो फिर वो दूध का क्या करते थे? दूध बेच नहीं सकते, गाय बेच नहीं सकते, तो गाय का क्या कर सकते? गाय का दान कर सकते थे। पहले मंगल गायो ना दान देवा, हमारे शादी होती है तो पहले गीत, पहला फेरा होता है तो उसमें गाय दान में पिता बेटी को देता है, या ब्राह्मण को दान मिलता है राजा से या सेठ से, तो गाय बढ़ा सकते हैं दान से, या प्रोजनी उसकी तैयार होती है तो गाय बढ़ती है। लेकिन गाय की संख्या बिक्री करके क्रय विक्रय नहीं होता था गाय का, और दूध का क्रय विक्रय नहीं होता। तो फिर ये बात कैसे होती कि भाई इतना दूध, इतनी लाखों गाय, करोड़ों गाय? तो दूध का वैल्यूएशन करो, वो हमारा सूत्र था। आप सांड बेच सकते हैं, यानी कि वैल्यूएशन करो, प्रोजनी में गौ संवर्धन करो। कैसा सांड चाहिए उसका वर्णन अगर बोलूँ तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ। तो सांड को कैसे तैयार करना, वो शालिहोत्री जो थी, हमारे कुछ ज्ञान था कंठस्थ था, श्रुति और स्मृति तक तो हर ज्ञान कंठस्थ था। बाद में महाभारत काल में हमारी क्षमता कम हो गई, राजा मर गए, बहुत युद्ध हुआ, आप जानते हैं। तो
ब्राह्मणों ने मिलके वैश्वान पायन में मिलके और फिर कुंभ का जो स्वरूप है उसमें मिलके हमने संन्यास आश्रम को कम कर दिया कि भाई अब ये भारत की व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, तो भारत को कुछ लिखना भी पड़ेगा। तो उसके बाद आया ज्ञान ग्रंथस्थ, और ग्रंथस्थ के बाद आया गृहस्थ। आप ट्रेडिशनली अपने ज्ञान को अपनी पीढ़ी को दीजिए। तो गाय का सांड कैसे तैयार करना, वो प्रोजनी कैसी होगी, मतलब वो ज्ञान, सांड तैयार करना और सांड को बेचना। हाट लगते थे, आज भी लगते हैं। तो सांड बेच सकते हो और घी बेच सकते हो। तो दूध का सेल्फ लाइफ ही 6 आवर्स है। तो दूध का सेल्फ लाइफ बढ़ाना है, यानी कि दूध किसी को चाहिए ही नहीं, दूध बहुत है, तो दूध का घी बना लो। दूध में से दही, छाछ, मक्खन, घी। तो मथुरा वॉज बिग डेयरी, मंथन संस्कार जहाँ होता है वहाँ घी में से, दूध में से ये घी बनता था, मक्खन में से। मक्खन की सेल्फ लाइफ 3 डेज है। तो 3 दिन, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 1 बार पानी में रख के, विंटर की सीजन में तो पूरे सप्ताह में 1 बार मक्खन की मटकी लेके गोपियाँ मथुरा में जाती थी, उस समय जो व्यवस्था थी, और वहाँ घी बनता था। मथुरा में घी बनता था, और वो घी मथुरा, भरतपुर, दिल्ली, खैबर घाट होते हुए हम अफगानिस्तान के जरिए पूरे यूरोप में घी बेचते थे। यूरोप, अमेरिका तो था नहीं, यूरोप के 34 देशों में से हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात, हम सिर्फ घी नहीं लेकिन ग्रेन, गेहूँ, अनाज, स्पाइसेस, इलायची, लौंग, जो वहाँ होता ही नहीं, वो सब बेच के हम सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात लाते थे। हमारी व्यवस्था ही, हमारी इकोनॉमी पूरी गाय के ऊपर थी, घी के ऊपर थी, क्योंकि हम जानते थे। और वो व्रज की परिक्रमा क्यों करते थे हम? व्रज की परिक्रमा इसलिए करते थे कि गाय को रखना कैसे, गाय को संभालना कैसे, ये दूध का वैल्यूएशन कैसे करना, वो इट वॉज अ स्टडी टूर। वो सब गांवों के लोग, भारत के कोने कोने से लोग सीखने जाते थे कि इतनी गाय है तो कैसे दूध को संभालते हैं, गाय को रखते कैसे हैं। तो व्रज की परिक्रमा, परित क्रमेण इति परिक्रमा, बारी बारी से, देखते देखते, चेक करते करते, लिखते लिखते जो आप जाएंगे उसको कहते हैं परिक्रमा। वो स्टडी टूर था किसानों का। हमने मान लिया कि उसमें किसान कन्हैया मिलेगा, गाय चली गई, किसान चला गया और परिक्रमा रह गई। तो ये हमको हमारा शास्त्र, हमारा ज्ञान, हमारी परंपरा, हमारी व्यवस्था, हमारे गाय के गुण, हमारे दूध के गुण समझना पड़ेगा। ऐसा एक मेरा सबमिशन है। अदरवाइज फिर वो न्यूजीलैंड में जैसी डेयरी है, फिर डेनमार्क जो कर रहा है उस तरह से दूध का पाउडर बनाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर घी, तो उस लड़ाई में आप जीतोगे नहीं, भारत जीतेगा नहीं। भारत हर विषय में लड़ाई कर रहा है। तो गाय में, पंचगव्य में, आयुर्वेद में उनकी लैब, उनके पैरामीटर से आप उसके प्रकार से चलेंगे नहीं। घर में ही गाय आनी चाहिए, उसके लिए जो भी करना है करो। कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे सबकी। आदमी सिंपल होता है, किसान भी सिंपल है, भूल गया है, गुमराह हो गया है, हम भी गुमराह कर रहे हैं उसको। अब आप यहाँ बैठे हुए हम 100-150 लोग तय करें कि हम एक गांव लेंगे, उस गांव में गाय न जाए वहाँ से, वो करेंगे। अब गाय को मारना, गाय को बचाना, वो एक बड़ा अलग विषय है। लेकिन गाय रहे, उसका विज्ञान फैलाना, उसकी समझ फैलाना, उसको हेल्प करना, वो प्रयोग करो। आप आइए ईश्वरिया, लालपुर तहसील में, वहाँ की गाँव, मैं भी जाता था गाँवों में। आज सुबह में डेवलपर में चर्चा कर रहा था, मैं एक गाँव ऐसा करना चाहिए, जो बोलता हूँ तो मैं सोचता था कि कुछ करना भी चाहिए। तो वो प्रयोग करते करते जामनगर में लालपुर तहसील का एक ईश्वरिया गांव, वहाँ मैं जाता था हर बुधवार को मेरे स्टूडेंट्स को लेके। तो कुछ गाँव से सीखेंगे, कुछ गाँव को बताएंगे, कुछ जरूरी पड़ी तो चिकित्सा करेंगे, ऐसा करके मेरा व्हीकल लेके हम जाते थे। तो एक बहन के घर गया, शुरू का दिन था, तो मैंने ओहो, उनके घर गाय थी। तो गाय होती है गाँव में, लेकिन मैंने बोला ओहो बहन તમારે તો બહુ સારું છે, ગાય છે, તમે गाय राखी છે, બધા લોકો तो गाय જવા દે છે, यानी कि सब लोग गाय छोड़ रहे हैं, आपने तो गाय रखी है। तो कहे साहब वहम में न रहता, मतलब साहब आप ऐसे ख्याल में मत रहो, ये तो बा है ત્યાં સુધી गा है, मतलब मेरी सास है, मेरी सासू है, तो इसलिए मैंने गाय रखी, उसको खुश करने के लिए। बा जा से ले गाय जा से। और उनकी बेटी के लिए बोला, और दूसरा सुन लीजिए साहब, आप बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन मेरी बेटी छाण वासीदा नहीं करेगी, यानी कि गोबर नहीं उठाएगी। जामनगर में दुकान है, जामनगर में छोटी हमारे यहाँ ब्रास इंडस्ट्री है, तो कुछ छोटा सा ब्रास पार्ट का कारखाना है, तो मेरी बेटी शादी करेगी। सूरत में 10 लाख हमारे किसान है सौराष्ट्र के, क्यों चले गए? डायमंड इंडस्ट्री में। तो वो लोग गाँव से भागना चाहते हैं, लोग गाय से हटना चाहते हैं, क्योंकि हम वो वही सिखा रहे हैं, फलानी द टेस्ट ऑफ इंडिया।
हम डेयरी की बात करते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम दूध को प्रिजर्व करेंगे, हम उसका पाउडर बनाएंगे, हम ये करेंगे, गौमूत्र का अर्क निकालेंगे। मैं बहुत ऐसी बात बोलूंगा, आपको छटपटाहट होगी, ये मेरी छटपटाहट बोल रही है 10 साल के बाद। ये गौशाला, आप सब गौशाला चलाते होंगे, लेकिन आप मुझे दिख रहे हैं जो वो नहीं है, भीख मांगने वाले गौशाला वाला नहीं है। यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट, क्वाइट कॉम्पिटेंट पर्सन, सो आई एम सेइंग यू। और डेवलपर में वो लोग भी आते हैं, उसको सिखाना है पंचगव्य से दवाई बनाना वो, लेकिन आप लोग विचार लेके जाने वाले हैं, तो विचार बदलना पड़ेगा। ये 10 साल से हम भी यही कसरत कर रहे हैं, तो वो लैब नहीं चलेगी, वो विद्या नहीं चलेगी, वो सिस्टम में बदलना पड़ेगा। क्योंकि 2025 में हर घर में गाय लाना है, या शहरों में रहने वाले हर व्यक्ति को दूध देना है, तो वो गाँवों का दूध शायद शहरों में देना पड़ेगा। तो वो सिस्टम बनाओ ना, तो वो काम हमको करने वाले लोग को दूध के बारे में, अगर मैं थोड़ी बात पंचगव्य का कुछ शास्त्रीय भी बताना है, तो अत्र गव्यम जीवनीयम मेद्यम रसायनम शतक्षीण हितम बल्यम स्तन्यकरम परम हितम। अब ये न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट कोई है, एमएससी पीएचडी या एमडी किया है फूड टेक्नोलॉजी में, एमएससी किया है, पीएचडी किया है, वो इसका अर्थ अगर समझा दे तो बहुत बड़ी बात है। तो वो पश्चिम उसको नहीं समझा सकता, हमारे गाय के दूध के बारे में वो नहीं समझा सकता। गौमूत्र के बारे में वो मत बताओ, एमोनिया, यूरिया, वो है, वो तो अब 10 साल से बता चुके हैं, अब नहीं कुछ बात करो। ये मैं फिर से, मेरा कंसर्न, मैं समझता हूं मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे डांटिए बाद में, अभी तो बोलने को बोला है तो बोलूंगा मैं। लेकिन वो लोग दूसरे हैं ना, जिसको गौशाला कैसे चलानी है वो बताना है। आज भी वो गौशाला दान से चला रहे हैं, तो उसको उसमें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, वो भी बताना है। अगर स्टूडेंट सिर्फ आयुर्वेद के होते तो मैं अलग बात करता। हम ऐसे लोग हैं जो इस विचार में काम करने वाले लोग हैं, सिर्फ गौशाला चलाना नहीं चाहते हैं। और गौशाला चलेगी तो वो गौशाला चलेगी जो भारत की जो सोच है, वो दूध देंगे लोगों को, जो भारत का दूध मिलता था, जो भारत का दूध है, जो हम समझते हैं। तो पूरा हमारा सोच में बदल लाना पड़ेगा। तो पश्चिम का पैरामीटर लेके कभी भी दूध के बारे में चर्चा नहीं करना। एक बात, ये मेरा सुझाव है, मेरा सबमिशन है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे आपका अधिकार है। लेकिन फूड एंड न्यूट्रिशन का क्राइटेरिया मत लगाओ। फूड और न्यूट्रिशन से ऊपर, कैलोरी से ऊपर हमारा क्राइटेरिया है बल्यम। आपने कभी देखा है बल्यम यानी क्या? बलम व्यायामात परीक्षेत, अग्निम जरण शक्त्या परीक्षेत, पिप्पलिका भार हरण शक्त्या परीक्षेत। बल्कि हमारी व्याख्या, वो हमको क्या पावर के बारे में सिखाएंगे? हॉर्स पावर वाले, जहां बुलक नहीं है, क्योंकि उनके वो बुलक जो है, जो आप जानते हैं, वो बहुत टॉरस है, उनको हम्फ नहीं होगी। तो ड्राफ्ट पावर का उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स ही नहीं है, इसलिए उनके पास जो यूनिट है वो हॉर्स पावर का यूनिट है। तो हर विषय में बताते हैं 2 हॉर्स पावर की मोटर है, 3 हॉर्स पावर का ये मशीन है, फलाना फलाना। क्योंकि उनकी फुट पट्टी, नाप पट्टी, मेजर स्केल वो एक निश्चित रूप से बना है। और हमारे पास बोस इंडिकस है, हमारा जो बुलक है 2.5 हॉर्स पावर की ताकत एक बुलक में है। तो वो बीपी हम क्यों नहीं बोलेंगे, बुलक पावर। तो बुलक पावर यूरोप और अमेरिका से बड़ा एक पावर का यूनिट बन सकता है, वो भारतीय सोच सकता है, क्योंकि उसके पास भारतीय गाय, भारतीय बैल है। लेकिन हम उसी हॉर्स पावर की चर्चा कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? कैंसर के लिए पंचगव्य वो कैंसर को, गाय को कैंसर के साथ इतना जोड़ दिया है कि बात मत पूछो। गाय के लिए परेशानी, हमारे आयुर्वेद के वैद्यों के लिए परेशानी कर दी है। मुझे आप लेके आओ, आप पास, हमारे पास बहुत कहानी बोलते हैं कि 3000 केस ठीक किए, 5000 किए, 10,000 किए, 100 किए, आप लाओ रिकॉर्ड लाओ। होता होगा उसमें, या तो वो कैंसर नहीं होगा, और कैंसर भी ठीक कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। उसमें एक भी आयुर्वेद का हर्ब नहीं होना चाहिए। तो फिर पंचगव्य के नाम से हम आयुर्वेदिक दवाई बना रहे हैं, और आयुर्वेद और पंचगव्य का रिश्ता क्या है उसको तराशने की क्षमता नहीं है, या तो वो जिम्मेदारी नहीं है, या तो वो लीगली जायज नहीं है। हम गौशाला में औषधियां बना रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड, हमको बताना होगा। और नॉन आयुर्वेदिक डॉक्टर वो आयुर्वेदिक रोग के बारे में चर्चा कर रहा है, आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथी की चर्चा कर रहा है। तो हमारा ज्यूरिडिक्शन को हमको समझना पड़ेगा। ये यहां से चिंतन होगा, शायद उसमें से उहापो निकलेगा।
आप मुझे बताइए भी, कुछ गलत है तो मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ, कुछ सही है तो आप उसको ले जाइए। तो कुछ गो विज्ञान के बारे में, गाय के बारे में मूल चिंतन होना पड़ेगा। गाय की चिकित्सा, आप लोग गाय से जुड़े हैं, पंचगव्य से जुड़े हैं, संघ से जुड़े हैं, वीएचपी से जुड़े होंगे, भारतीयता आपके खून में भरी पड़ी है। गायों की दवाई के लिए हम क्या कर रहे हैं? गाय बीमार है तो पशुओं की दवाई हम क्या कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? वो बड़ा एक विषय है। मैं कोई इंडिविजुअल से ये पंगा नहीं लूंगा। जो पंचगव्य की दवाई गाय के लिए भी करता है तो मैं तो उसको प्रणाम करूंगा, उससे बात करूंगा। लेकिन उसने कभी नकुल संहिता देखी है, पराशर संहिता देखी है, कृषि आयुर्वेद पढ़ा है, वृक्षायुर्वेद की चर्चा हुई है? गाय को कैसे रखना वेटरनरियन कोई जानता है? भारतीय गौ विज्ञान कहां है? भारत की कोई वेटरनरी इंस्टीट्यूट में पशु आयुर्वेद पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। जैसे डेयरी में नहीं होता, वो उनका मैंडेट नहीं बना है जब तक, तब तक ये नहीं होगा। ये बदलना पड़ेगा। सोच बदलने वाले लोग इधर बैठे हैं और आप लोग ही सोच बदल सकते हैं, हम लोग ही सोच लेकिन हमारी सोच बदलनी चाहिए। तो गाय का चिंतन करेंगे तब गाय क्या है वो भी समझना पड़ेगा कि लाल गाय क्या है। हम लोग बोलेंगे कि साहिवाल गाय की चर्चा करते हैं, आयुर्वेद में वो साहिवाल गाय, गिर गाय, ऐसा चर्चा ही नहीं है। गाय को एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से उसके कलर, उसके सींग, उसकी प्रकृति को जोड़ा गया है, पंचमहाभूत से जोड़ा गया है कि गाय का दूध, कौन सी गाय का दूध कैसा होगा, कौन सी गाय का दूध वात प्रकृति वाला पी सकता है, कौन सी गाय का दूध पित्त प्रकृति वाला पी सकता है, इतना डिटेल है। लेकिन हम ठीक है, जो व्यवस्था है उसको भी देखेंगे, लेकिन मूल ज्ञान की ओर तो किसी को तो जाना पड़ेगा। शायद इसमें से ही कोई बैठे होंगे जो उस चिंतन के लिए, उस व्यवस्था के लिए अपने अपने फील्ड को, वेटरनरी फील्ड को चुनते हुए, बॉटनी फील्ड को चुनते हुए, ये दूध के फील्ड को चुनते हुए जाएंगे। सिर्फ दूध का कंसर्न नहीं है, गाय का दूध क्या दे रहा है अगर भारत को बताएंगे, भारत के वैज्ञानिकों को बताएंगे, भारत के अर्थशास्त्रियों को बताएंगे, तब पता चलेगा। तो वेदों में क्यों लिखा है कि सोने का सिक्का देके भी गाय का दूध, गाय का घी खरीदो? तो सोने से भी कीमती है। तो उस दूध में ऐसी कौन सी क्वालिटी है? फिर हम बता सकते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेशन की चर्चा करेंगे हम, आईजीजी, आईजीएम, इम्यूनोग्लोबिन कैसे बनता है, वो थोड़ी चर्चा उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए हम डालेंगे। ऐसा नहीं कि विषय सब बेकार है, लेकिन उसको तो वो समझाना ही पड़ेगा कि मध्यम बुद्धि कैसे बढ़ती है और कब बढ़ती है। पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवति षष्ठे बुद्धि पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजय। पुत्र से पिता को पराजित हो जाना चाहिए, पुत्री को अपनी मां से पराजित हो जाना है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो वो कैसे करेंगे? पुत्री कैसे बड़ी होगी? हमारा जो डीएनए है माता पिता का, उससे तो पुत्र बनेगा। उसके तो बताया शास्त्रों ने कि ये 5वें महीने, 6ठे महीने आप कर सकते हो गर्भावस्था में। 5वें महीने में पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवति, सेंस ऑर्गन्स है, जो सेंस सेंटर्स है ब्रेन में, वो उस समय डेवलप होते हैं। तो आपके सेंस ऑर्गन से तो नॉलेज मिलता है। नाक से सुगंध का पता चलता है, आंख से आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, कान से सुन सकते हो। तो सेंस ऑर्गन की आपकी हाइट उत्कृष्ट, क्योंकि वो रिसेप्टर है, मेमोरी का, पावर का, नॉलेज का रिसेप्टर है, वो 5वें महीने बन रहा है। तब गाय का दूध कैसे देना? षष्ठे बुद्धि, तब गाय का घी कैसे देना? जब सेरेब्रोसाइड आईक्यू बन रहा है, 87% आईक्यू गर्भावस्था में तय होता है, तो वो उस समय बनता है। तो आपके बेटे या आपकी बेटी को आप गर्भावस्था में आपसे भी बुद्धिमान बना सकते हो, तब आपसे हम उससे पराजित हो जाएंगे। यानी कि वो, उसका आईक्यू, उसका मेमोरी, उसका पावर वो बढ़ेगा। और वो क्यों करना है? एतद्देशस्य प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाम स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवा। हमको रोल मॉडल बनना है। चित्रकार कैसे बनना, संगीतकार कैसे बना, वैद्य कैसा होगा, राजा कैसा होगा, ये भारत के लोगों को, अपने को रोल मॉडल बनाना है। हम रोल घूम रहे हैं, हमको रोल मॉडल बनना है दुनिया के लिए। वो भगवान मनु ने हमको आदेश किया है। तो वो व्यक्तित्व कैसे बनेगा? वो व्यक्तित्व गर्भ संस्कार के बनेगा। तो गर्भाधान से लेके, प्री कंसेप्शन से लेके गर्भ संस्कार में गाय, गाय का दूध, गाय का उच्छ्वास, हर चीज आती है। एक अलग विषय है, लेकिन वो प्रयोग हम कर रहे हैं, कभी देखना इच्छा हो तो जरूर आइए। भारत में पहली बार पंचगव्य, गाय, घी, आयुर्वेद और गर्भ संस्कार 777 बच्चे अभी तक जन्म चुके हैं। वैदगर्भा.com में आप जाइए, गर्भ संस्कार के बारे में थोड़ा जानेंगे। उसमें आप क्या कर सकते हो। हम नई जनरेशन के लिए चिंता करें। बालो ही बलम राष्ट्रस्य,
गाय कैसी अच्छी हो, गाय की प्रोजेनी कैसी ठीक हो, गोपाल भाई से पूछिए क्या खिलाते हैं उसको। तो गाय का खाना क्या होगा, बच्चों का खाना क्या होगा, वो भी सीखना पड़ेगा। बच्चों को दूध कैसा पिलाना, वो भी सीखना पड़ेगा। हमको फिर से नए राष्ट्र का निर्माण करने के लिए गाय हमको मदद कर सकती है। तो पूरे भारत को, और यहां से जो मैसेज जाएगा डेवलपर से और इस व्यवस्था से, वो मैसेज से पूरा देश चलने वाला है। इंडियन वेटरनरी काउंसिल इसमें आपको रोल मॉडल नहीं बना सकती, पूछिए चौहान जी को। तो हम लोग डेयरी से एनडीडीबी कुछ भारत का नक्शा बनाएगा दूध का, वो नहीं बन सकता। वो अगर बन चुका होता तो आज गाय बहुत होती। तो श्वेत क्रांति से आज डायबिटीज फैलता नहीं। से हमने क्या क्या बोया है, कुछ लोग बोले होंगे, आप तो अब जानते होंगे। अब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना हो वो भी सिखा रही है। A1 A2 मिल्क के बारे में पहले हम बोलते थे, अब लगा ये क्या है, वो तो सब जानते हैं उसमें क्या है। लेकिन A2 मिल्क से क्या होता है, वो A1 मिल्क से क्या होता है, वो चर्चा क्यों नहीं करते, उसका साइंटिफिक रिसर्च क्यों नहीं हो रहा है। कोई डेयरी आप चलाते हो तो आपका एक 10% हिस्सा उस रिसर्च में क्यों नहीं लगा रहे हो। आपकी अगर गौशाला है बहुत अच्छी है तो आप क्यों GMP स्टैंडर्ड या अच्छा स्टैंडर्ड वाली मेडिसिन बना नहीं रहे हो। तो कॉम्पीट करने के लिए आप क्यों वैद्य को नहीं रख रहे हो। एक गौशाला एक वैद्य, ऐसा रखिए। वेटरनरी डॉक्टर तो आप रखना चाहते हो या ऑन कॉल रखना चाहते हो, लेकिन वैद्य नहीं है आपके पास। और सुनील जी का दुख भी है कि वैद्य भी नहीं जानता, लेकिन वो वैद्य हम तैयार करेंगे, हमारा वो भी मैंडेट है। तो ऐसे वैद्य यहाँ से तैयार होते हैं। तो एक गौशाला एक वैद्य, तो फिर अच्छा ड्रग बनाओ, स्टैंडर्ड ड्रग बनाओ। और फिर चिकित्सा आप मत करो, नुस्खे लिख लेते हैं। कोई बोलते हैं ये करो, फिर दूध को ऐसा करो, दही को ऐसा करो, छाछ को ऐसा करो, फिर घुमाओ फिराओ और वो मर जाएगा तो आपको नोटिस नहीं करेगा। हम पंचगव्य की चिकित्सा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। गौशाला चिकित्सा करने के लिए है क्या। प्रोडक्शन करो और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड करो। तो दूध का भी प्रोडक्शन स्टैंडर्ड करो अगर गौशाला चलानी है तो दूध का प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, गौमूत्र का स्टैंडर्ड। वैसे सेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो फिर आप अर्क बनाओ। गौमूत्र की सेल्फ लाइफ है ½ एन आवर, आधा घंटे में उसको एमोनिया बढ़ जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा तो। लेकिन उसकी 6 मंथ तक आप सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो अर्क बना के। तो लेकिन अर्क का रोल बदल जाएगा यार। गौमूत्र का जो गुण है वो गौमूत्र अर्क का नहीं है। गौमूत्र का अर्क का अपना रोल है, लेकिन एक ही शब्द चलता है, गौमूत्र यानी गौमूत्र अर्क सब बोलते हैं। तो यहां से तो कम से कम मैसेज जाए कि गौमूत्र यानी ताजा गौमूत्र, और गौमूत्र अर्क ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अर्क एक प्रोसेस्ड मटेरियल है, वो मेडिसिन है और हेल्दी व्यक्ति को दे रहे हैं। वाई यू आर गिविंग गौमूत्र अर्क टू हेल्दी पर्सन। गाय अच्छी है इसलिए, तो दूध क्यों नहीं दे रहे हो, दूध पहुंचाओ ना उसका। वो पंचगव्य जो मूल स्वरूप में है, गौमूत्र भी मूल स्वरूप में दे सकते हैं, गोबर भी मूल स्वरूप में दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्रमशः नीचे जाएगा। सबसे ज्यादा दे सकते हैं दूध, आदमी 2 लीटर 3 लीटर दूध पी सकता है। तो गौमूत्र और गोबर तो स्वस्थ है व्यक्ति, तो भी अगर ताजा गौमूत्र दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने प्रोसेस बना दिया तो, और वो प्रोसेस से तो दवाई में तो बहुत काम में आएगा, और वो हम लोग कर भी रहे हैं। तो आपका रोल एंड ड्यूटीज, ज्यूरिडिक्शन, लक्ष्मण रेखा आपको यहाँ से कुछ सीख के बना के जानी पड़ेगी। अदरवाइज आप गाय माता की जय, गाय माता की जय। 90 करोड़ गाय थी और आज 9 या 14 करोड़ में आ गई जर्सी मिला के। तो भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी, 130 करोड़ हो गई। तो अगर हम गाय माता की जय सही में बोलते, अब हम सही में गाय से प्यार करते, सही में हम वैष्णव होते, जैन होते, धार्मिक होते, तो गाय की संख्या कम नहीं होती। तो जनसंख्या बढ़ती है, गाय की संख्या घटती है, और हम बोलते हैं गाय माता की जय। बोलेगा अमेरिका वाला, न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट में बोला गया गाय माता की जय, मतलब वो शब्द नहीं था, लेकिन न्यूजीलैंड में बोला गया कि भारत की गाय जो A2 मिल्क देती है, बोस इंडिकस है, उसका दूध है हृदय के लिए। आवी पयम अर्द्यानाम गव्यम रद्यानाम। बाकी दूध है वो हृदय के लिए अच्छा नहीं है, गव्यम रद्यानाम। दीपावली करके मेरे स्टूडेंट्स को हमने काम दिया, देखो चूहों में कि उसका कोलेस्ट्रॉल कौन सा बढ़ता है, LDL बढ़ता है कि HDL। तो जब LDL बढ़ता है तो हार्ट के लिए बुरा है, लेकिन गव्यम रद्यानाम तो HDL बढ़ता है। दुनिया को वो हमको बताना है। अगर उनकी भाषा में भी कुछ करना है तो उनको बताओ ना। तुम जो भाषा में हमको डरा रहे हो उसी भाषा से तुम समझो, जो तेरी गाय में है ही नहीं वो। तो न्यूजीलैंड में वो कैथफुल फोर्ड बताता है तब पता चलता है कि हाँ उससे तो हार्ट ठीक होता है, ओबेसिटी कम होती है, वजन कम होता है। तो इस तरह से हमको हमारे बारे में
हमारे गौ विज्ञान के बारे में, गाय के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है समय तो ज़्यादा हो चुका है। कुछ खेमचंद जी भी लगता है कि भाई मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो आपको ये वीडियो हुआ है, ऑडियो हुआ है, आप उसको सुनिए फिर से, आप उसके ऊपर अपना ऊहापोह दीजिए। और कहीं कहीं तो ऐसे संवाद परिसंवाद होने चाहिए जिसमें कुछ बातें हटके करनी पड़ेगी, तो हमको वो बात सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको एड्रेस करना है, हमारी गाय को बचाना है, गाय के ज्ञान को बचाना है, तो उस तरह से काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ मुझे रुकना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। कभी मौका मिलेगा तो फिर से मिलेंगे शंकर भाई साहब और बाकी अधिकारियों से। अगर मेरे वाक्य से किसी को दुख लगा हो तो वो मेरा व्यक्तिगत एक क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है और शास्त्र का लगता है तो आप अपनाइए। तो इतना ही कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। गाय माता की जय।